नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। इस वक्त इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उन्होंने यूएस को अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर। यूएस इजराइल ने यूएस को अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान के ऊपर। वैसे तो पाकिस्तान का पालतू है टॉमी 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 पाकिस्तान, तो अल्टीमेटम क्या दिया हुआ है जरा जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इज इन अ डीप ट्रबल। और रिमेंबर, कल ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस्लामिक मुल्क के सिर्फ दो ही दुश्मन हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा हो जाना चाहिए दो कंट्री के लिए। इजराइल तो थे ही थे पहले, अब इंडिया का भी नाम ऐड करा दिया बाय द वे उसमें। सर, ये क्या अल्टीमेटम दिया है इजराइल ने यूएस को ऑन पाकिस्तान? ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। जहां तक ये मसला जो कह रहे हैं कि इजराइल ने यूएस को एक अल्टीमेटम दिया है, ये दिया है उसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान एक मीडिएटर के रोल प्ले कर रहा था ईरान और यूएसए के बीच में, वो मीडिएशन के दौरान एक 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान ने दे रखा है, जिसमें एक बुनियादी पॉइंट है कि जो हॉस्टिलिटी का सीज फायर की बातचीत चल रही है उसमें लेबनान भी शामिल होना चाहिए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान नहीं होना चाहिए। लेबनान के ऊपर दे धमाके वो हैमरिंग करते जा रहे हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह उनको बड़ा परेशान कर रखा है। प्रॉक्सिमिटी में होने के नाते वो उसको अलग से देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान ये जो रोल प्ले कर रहा है, इसमें मैं तो ये कहूंगा ये जानी दुश्मनी है उनका। पाकिस्तान और इजराइल, दे हैव नेवर गॉट टू सी देयर आईज, each other's eye. They have not been in friendly terms. अभी डोनाल्ड ट्रंप अपना तौर तरीके से वो ला के उनको बदलाव थोड़ा करना चाहते हैं और अब्राहम एकॉर्ड की दरिया में वो डालना चाहते हैं, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के पॉपुलेशन भी बहुत ही इसके नाराज है। आपको शायद पता होगा कि चंद एक ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किया था, वो ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था और उनके करीब 726 लोग मारे गए थे वो जब स्ट्रीट पर आ गए थे। सो कहना यही चाह रहा हूं कि आज के दिन में पाकिस्तान का जो हैंडलिंग है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान के साथ जो मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई का मीडिएटर रोल कर रहे हैं या मैसेंजर की तरह मैसेज आगे पीछे लाना दाना कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये बहुत ही नाजुक एक डील है। बेसिकली इजराइल ने पाकिस्तान यूएस को ये कह दिया है कि पाकिस्तान को मध्यता से हटा दीजिए, हटा ठीक है। दीजिए। ये अमेरिका यही कह रहा है, सॉरी इजराइल यही कह रहा है अमेरिका को कि पाकिस्तान जैसे देश है जिसके हाथ में खून लगा हुआ है, ब्लड ऑन द हैंड्स ऑफ द पाकिस्तान, ये एक इस किस्म का सेंसिटिव, नाजुक और रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने के लायक नहीं है और उसको हटा देना चाहिए, दूसरे कोई देश को लगाना चाहिए। जिसके कारण तहत अगर मैं कह दूं यहीं पे, शायद प्रियम्प्ट करना ठीक नहीं है, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनके जो एनवॉय आ रखे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इल्ला साहब हैं, इल्ला साहब का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, इनके मुंह से मैं सुना हूं, 2-3 जगह उन्होंने बता रखे वो चाहते हैं हिंदुस्तान जैसे देश है, ये मीडिएटरी रोल में प्ले करना निहायत आवश्यक है। हिंदुस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा मैं कह नहीं सकता हूं, मेरा खुद का विचार है हिंदुस्तान को ऐसा मीडिएटरी रोल या ब्रोकरिंग ऑफ पीस करने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारा देश के अंदर बहुत सारे मसले हैं जिसको ध्यान से और मजबूती के साथ हैंडल करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गलत जगह फंस जाएंगे। जी, कह रहे हैं कि ये जो मीडिएशन हुई है ये पाकिस्तान अपनी बहुत सारी एक साथ एक्टिविटीज को, मतलब सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान कई साजिशें रच रहा है। सर, वो क्या साजिशें हैं जो पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में रच रहा है? बिल्कुल। आज ही सुबह और दोपहर को इसी के ऊपर काफी प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म में चर्चा भी हुई है। जगह जगह मैं ये बता रखा हूँ, 3-4 वो आड़ पकड़ रहा है अपने फायदा के लिए। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दिन में पाकिस्तान का 138 बिलियन का डेट चल रहा है, 138 बिलियन, जिसमें से काफी अमाउंट चाइना को देना है और काफी अमाउंट सऊदी अरेबिया को देना है, प्लस आईएमएफ से लोन ले रखे हैं 25, जो उसका जो बोलते हैं कि बेल आउट पैकेजेस, और इस्लामिक फंड से उन्होंने काफी कुछ ले रखा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक,
तो जगह जगह का वो ड्यू हो गया है, उसको पैसा वापस करने के लिए पैसा है ही नहीं। तो ऐसा हालत में वो 3-4 आड़ पकड़े हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। सबसे पहला आड़ है उनका जो पड़ोस है ईरान। ईरान का आड़ इसलिए ताकि उनका पॉइंट, ये जो पॉइंट इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लेबनान ये पीस एग्रीमेंट या सीज फायर में शामिल होना चाहिए, ये ईरान के साथ उनका फेवरेबल टर्म्स में डील कर रहे हैं ताकि उनकी बात की सुनाई हो। क्यों? इसीलिए क्योंकि ईरान का जो एक पाइपलाइन बनना था, एक पाइपलाइन जो ईरान और पाकिस्तान को जोड़ते हुए जो पाइपलाइन काफी सालों से पेंडिंग पड़ा है, अमेरिका ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन इम्पोज कर रखा है। वो किसी भी तरह ईरान से बात करके उनको समझा के अमेरिका के साथ भी बात कर रहे हैं ताकि वो जो सैंक्शन इम्पोज कर रखे हैं वो सैंक्शन को लिफ्ट किया जाए और इस पाइपलाइन को एक्टिव करके वो पूरा जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को सही टाइम पे या जल्दी से जल्दी उसको खत्म किया जाए, ताकि अभी जो दुविधा चल रहा है तेल की कमी, वो तेल की कमी को दूर करने लायक हो। और पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में पेट्रोल का दाम 450 रुपए हो चुका है पर लीटर। ईरान और से चुरा चुरा के लाते थे ना ये लोग सस्ता तेल, तो पहले बेसिकली पहले ये चुरा के लाते थे, उनका 80 to 88% का इंपोर्ट होता है। तो ये जो इंपोर्ट पैकेज है इसमें से 35% स्मगलिंग करके ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है 909 किलोमीटर का बॉर्डर, इस बॉर्डर के बीच में से पहले स्मगलिंग करके लाते थे बैरल्स में, लाइव स्टॉक के ऊपर जेरिकेन्स और उसका पखाल में भर के लाते थे, प्लास्टिक टैंक में भी भर के लाया करते थे। तो ये जो चीज है अभी ईरान के ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया है, तो इसी की वजह से ये जो स्मगलिंग एक्टिविटी है ये भी काफी हद तक बंद हो चुका है, जिसके वजह से पाकिस्तान में इसके दाम बढ़ गए हैं। सारे जितने एनर्जी सोर्स ये टाइप ऑफ फ्यूल है सबका दाम बढ़ चुका है। और आज के दिन में कॉमन नागरिक जो है ही इज द वर्स्ट सफरर। इनका फार्मिंग के ऊपर इफेक्ट है, उनका स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उनका हॉस्पिटल्स बंद है, कम्युनिकेशन सेंटर्स काम नहीं कर रहे हैं, बसेस नहीं काम कर रहे हैं, फौज के पास ना डीजल है ना पेट्रोल है गाड़ियों की मूवमेंट के लिए। तो एक ही ईरान के साथ वो फायदा उठाना चाहते हैं अमेरिका का मदद लेते हुए। अभी आ जाइए अमेरिका के साथ क्या फायदा है। अमेरिका के साथ अभी आईएमएफ बेल आउट $7 बिलियन का अभी पेंडिंग है, आईएमएफ से लेना है। आईएमएफ नहीं दे रहा है, उसने कुछ कंडीशन डाल रखा है। वो कंडीशंस है कि उनका जो चंद एक कमोडिटी है उसका प्राइस राइज करना चाहिए। वो कहते हैं कि लोगों से आप पैसा अदा करो, इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्सिडी है, पावर का सब्सिडी है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, वो डिमांड कर रहे हैं ये सब्सिडीज की परसेंटेज आप कम करिए। लेकिन उसको कम करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्ट्रीट के ऊपर। ये जो कैच 22 सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, वो अमेरिका का मदद चाहिए कि आईएमएफ का जो बेल आउट है वो $7 बिलियन अभी अर्जेंट उनको चाहिए, ताकि ये जो 138 बिलियन का जो पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं उसको वो सर्विस कर पाए, वो डिफॉल्ट ना हो जाए। डिफॉल्ट अभी परिस्थिति ऐसा हो गया है कि उसको बोलते हैं सोवरेन डिफॉल्ट। पूरा देश अगर डिफॉल्ट हो जाता, आप मान के चलिए कि ये पाकिस्तान को जैसे बेचने का परिस्थिति आ जाता वैसा ही परिस्थिति आ जाएगा। somebody has to come buy Pakistan, give something in lieu of that, and that money will be utilized to service the outstanding debts। ये हो गया अमेरिका। अभी आ जाए आप चाइना के साथ क्या चल रहा है। चाइना के साथ उन्होंने 65 बिलियन, 62 नहीं 65 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो सीपेक, 65 में से 42 बिलियन जो है वो ग्राउंड में ऑलरेडी लगा चुके हैं। कहते हैं कि 28 बिलियन के करीब करीब जो डेट है पाकिस्तान के ऊपर है। वो डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसका, चाइना का, वो 5 to 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, कोई इंटरनेशनल बैंक रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स होते हैं, ये 0.5 से लेके 2.5 मैक्सिमम 1.5 to 2.5 तक होता है ये। तो कमर्शियल रेट होने के नाते इनका ऑलरेडी रोल ओवर हो चुका है। 30% ऑफ द टोटल डेट इनको चाइना को चुकता वापस करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा चक्कर में वो पड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक चाल चलाया। अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान हवाई जहाज लेके एयर स्पेस वायलेशन किया था, तो शरीफ साहब ने चाइना में जाके प्रेसिडेंट जी से मिले हैं, बातचीत किए हैं, उनका भाव थोड़ा बढ़ा के
उन्होंने बताया है कि साहब आप अगर इंटरवीन करेंगे तो थोड़ा सा समझौता हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी कंट्री होती है तो उनका जो लीडर है उसकी एक पहचान, उसका मान्यता बढ़ाने का चक्कर में इन्होंने क्या क्या भाव बढ़ा दिया है। वो अफगानिस्तान का जो लीडर है उनको बुला के, पाकिस्तान का लीडर को बुला के दोनों के बीच में आपसी बातचीत किया है, और आपसी बातचीत की वजह से उन्होंने कमिटमेंट लिया है कि लड़ाई आइंदा से बंद करेंगे, और जो भी कुछ होता है आपसी बातचीत, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से, और लड़ाई को डी एस्केलेट करेंगे। 3D आ जाते हैं, डी एस्केलेट, डिप्लोमेसी, डायलॉग। इसके जरिए से आने वाले समय में लड़ाई रिकोर्स ना लेके ये आपसी बातचीत के जरिए से सारे मसलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये चाइना का इसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस चाइना का एक और फायदा है कि ये जो डेट चल रहा है चाइना के साथ सबसे ज्यादा है, 30% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट इज विथ चाइना। तो वो उसको रोल ओवर करने के लिए चाइना ने इनकार कर दिया था। तो ये भी एक फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं इनके साथ। अभी पाकिस्तान का एक मीडिएटरी रोल चल रहा है किसका, ईरान के साथ। ईरान शुरू शुरू में मना कर दिया था कि नहीं, अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा किसी भी हालत में, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार उनको धोखा हो चुका है। 2015 का जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2018 को डोनाल्ड ट्रंप बिना कोई आर्गुमेंट या कोई जस्टिफिकेशन नहीं था वहां से पुल बैक करने का। वो शायद चाह रहे थे कि वो डील के ऊपर उनका नाम होना चाहिए, और उसका नतीजा आज जो आप देख रहे हैं लड़ाई हो रहा है। उसके बाद पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई के साथ साथ एक बातचीत चल रही थी, उससे पहले बातचीत के बावजूद उन्होंने लड़ाई शुरू किया। इस साल बिना कोई कारण, जब आपका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिल चुका है, ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर भाग के जा रहे हैं, जो जेनेवा 2 का टॉक चल रहा था, ये बताने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को 26 फरवरी 2026 को भाग के गए थे, एयर डैश किए थे। डोनाल्ड ट्रंप मिल नहीं पाए। जेडी वैंस को बताया था कि ये जो आप फोर्सेस मोबिलाइज कर रहे हो, पूरा मिडिल ईस्ट को घेर डाले हो, ये किस कारण की वजह से कर रहे हैं। जब आपका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन आ चुका है, पहली बार ईरान ने यह बता दिया, ना उनको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, ना न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए उनका, ना एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। आप कोई भी इंस्पेक्शन, IAEA के नीचे जो इंस्पेक्टर होते हैं, फुल एक्सेस के लिए वो राजी हैं। तो ये लड़ाई की जरूरत क्या है। और अगला दिन 27 तारीख को वापस आके एक इतला करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं पूरा विश्व की मीडिया में, और 28 तारीख सुबह 8:15 बजे तेहरान टाइम में ये जो बॉम्बिंग द सुप्रीम लीडर टू डेथ एंड 49 लीडर्स टू डेथ, ये इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इन 21st सेंचुरी। कोई भी सेंचुरी हो, कोई लड़ाई होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक। ये नहीं कि मैं ईरान के सपक्ष में कुछ कह रहा हूं या टेररिज्म के फेवर में कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप रूल बेस्ड ऑर्डर जब बात करते हैं, इस किस्म की डिप्लोमेसी और डायलॉग को इग्नोर करके अगर आप काइनेटिक मीन से सुलझाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा विश्व को दोबारा सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई का नियम कानून कुछ होना चाहिए, जेनेवा कन्वेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस मसले में ईरान पूरा एकदम जिद्दी हो गया था कि मैं बात नहीं करूंगा। जब बात की इनिशिएटिव लेते हैं, पहला लेते हैं, तो बात खत्म होने से पहले वो अटैक शुरू कर देते हैं। अभी क्या गारंटी है कि वो अटैक नहीं करेंगे। तो इसीलिए चाइना का मदद लेके चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि इंटरवीन करिए। चाइना का कहने पर ईरान जाके माना है। अभी जाके थोड़ा बहुत सीज फायर का प्रोग्रेस हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आ जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ एक उनका समझौता है जो कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का साइन हुआ था पिछले साल कोई सितंबर अक्टूबर के महीने में। उसके तहत सऊदी अरेबिया का कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट या अपनी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान हैज गिवन अ गारंटी कि वो अपना फोर्स देंगे। वहां पे वो रिक्वायरमेंट जितना होता है वहां पे फोर्स देंगे। फोर्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि घरेलू समस्या इतना गर्मा गुर्मी हो रखा है। चाहे बलूचिस्तान की बात करिए, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करिए, या आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान तो कल परसों वो भी झंडा नहीं अभी डंडा लेके बाहर घूमने लगे हैं। तो इस किस्म की जो वातावरण है देश के अंदर,
कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस उनका बढ़ती जा रही है। और उनका जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो इलेक्टेड मेंबर है उसको जेल में डाल रखे हैं, और जो नॉमिनेटेड है यानी कि सिलेक्टेड है उसको आप देश को चलाने के लिए लगा रखे हो। तो इस किस्म की फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और आर्किटेक्चर बना के देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया के पास गए थे, यही इकोनॉमिक सिचुएशन का रिप्रीव के लिए, मदद के लिए। सऊदी अरेबिया ने सीधा मना कर दिया कि ना, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसी तरह यूएई के पास भी गए थे, यूएई बोला नहीं, उनका 3.5 बिलियन बनता है, बोलता मेरे को जल्दी चाहिए। तो ये मिले हुए हैं या इंडिपेंडेंटली उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है। मेरे विचार के मुताबिक एक चीज सामने उभर के आता है, ये लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहे हैं मीडिएटरी रोल के लिए। बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे सर, बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान को तो एहसान उतारना है ऑपरेशन सिंदूर का, ट्रंप का। रिमेंबर ट्रंप कितने झूठ बोले हैं जी। ये आपने बहुत अच्छा बात एक छड़ा आपने, ये ऑपरेशन सिंदूर तहत देखिए, ये सारे जो ड्रामा चल रहे हैं, ये ड्रामा इस कारण की वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो धजिया उड़ाया था हिंदुस्तान, और बहुत कुछ होने जा रहा था, लेकिन वो बचा दिया। वो बचाया कैसे? बचाया ऐसा कि ये पाकिस्तान की जो ऑफिशियल हैं उनको एडवाइस दिया गया है कि आप जाइए, आप बात करो। वो पहले तो बात हुआ था हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान ने बोला कि भाई उनका डीजीएमओ को बात करने दो। वो चाह रहे थे सीज फायर। जो सीज फायर हुआ वो अमेरिकन एडवाइस कहीं ना कहीं उनको मिला है, हिंदुस्तान से कोई बात नहीं हुई है। हिंदुस्तान का जो स्टांस मेंटेन किए हैं हमारा प्रधानमंत्री साहब, बड़ा सही तरीके से व्याख्या किए हैं। ना कोई किसी भी समय डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ इसके बारे में कोई चर्चा किए हैं, ना कोई बात हुआ है, ना उनके कोई भी ऑफिशियल सीज फायर के बारे में कोई बात किया है। जो हुआ है, डीजीएमओ पाकिस्तान हिंदुस्तान के डीजीएमओ के साथ बात किए हैं, और उसके वजह से ये सीज फायर हुई है। कोई थर्ड पार्टी का इसमें कोई आया ही नहीं है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसलिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मेरे विचार के मुताबिक 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, मेरा जो अंदाज नहीं है, मेरा ये डिडक्शन मेरा रिसर्च के बाद, अमेरिका का पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर वेपन है, मेरा स्टडी और रिसर्च कहता है कि ये पाकिस्तान का नहीं है। अगर है तो ठीक है, तो पाकिस्तान का नहीं है तो किसका है? ये अमेरिकन मिसाइल से। तो अमेरिकन मिसाइल अगर होता है तो कोई ना कोई बहाना करके, कोई नौटंकी करके अमेरिका का फोर्सेस को लाना निहाती आवश्यक है, उनकी निगरानी के नीचे रखना आवश्यक है। ये 2007 को जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, मार्शल रूलर थे, उस समय अमेरिका उनको बड़ा जोर जबरदस्ती धमकी दिया था, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि 9/11 हो ही गया था। 9/11 के बाद पता चला कि ये पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं है। ये जो आप उसामा बिन लादेन, अल-कायदा चीफ, और उस समय आप जो बात कर रहे हो अफगानिस्तान के जो बैठे हुए हैं तालिबान, ये कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन उनको पता चल गया था। पता कैसे चला था, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा बताऊंगा। वो जो सोवियत यूनियन का जो फोर्सेस अफगानिस्तान से धक्का मार के निकाले थे और काफी उनका बर्बाद भी हुआ था, उस समय मुजाहिदीन को एम्प्लॉय किए थे। मुजाहिदीन अलग अलग देशों से, मुस्लिम देशों से इकट्ठा लाए थे। वो कोरियर की ड्यूटी, लॉजिस्टिक कंधे के ऊपर लेके चलते थे, द फ्रंट लाइन सोल्जर्स उनको सपोर्ट के लिए। तो वहीं से ये शुरू हुआ है कि पाकिस्तान का हाथ जरूर था, और अमेरिका सस्पेक्ट कर रहा था कि ये अगर न्यूक्लियर हथियार जो उनके पास हैं उसके ऊपर अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा नहीं होगा, निगरानी नहीं होगा, तो ये जिहादी ग्रुप्स के हाथ में पड़ने का बहुत ही खतरा था। उस समय मुशर्रफ वो भी जिद्दी एक कमांडर थे, तो उन्होंने मना कर दिए थे। तो वो एक समय था। सबकी समझ के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इजराइल ने पूरा अहम कदम उठाया था। हवाई जहाज लॉन्च होने वाले थे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेड करके ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ बॉम्ब्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर आप वहां तक मानते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाकिस्तान ने बनाया था, मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूं कि ये पाकिस्तान बनाया होगा, लेकिन अभी जो कब्जा है वो अमेरिकन फोर्सेस के नीचे, निगरानी के नीचे है।
और दूसरी बात, उस समय मुशर्रफ ने सीधा मना कर दिया था, अमेरिका दखल अंदाज करके सीधा घुसे थे, और उनका टास्क फोर्स कमांडर, उनके एक मेजर जनरल रैंक के थे, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक या मेजर जनरल रैंक के, पैरा एक स्पेशल फोर्सेस एक बटालियन उनका शिफ्ट किया गया था। कहाँ पे? हवाई से शिफ्ट किए थे गुआम आइलैंड, गुआम आइलैंड से फ्लाई करके पाकिस्तान के अंदर ये जाके जहां जहां पे उनके मॉड्यूल्स हैं वहां पे छुपे हुए हैं या उसके ऊपर निगरानी रखें। यानी कि न्यूक्लियर बटन के ऊपर हो सकता नाम के लिए मुनीर का नाम लिया जाता है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो बटन दबाने से पहले वो दबाएंगे, लेकिन अमेरिका का हाथ इसके ऊपर है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट मैं यहीं पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि हाल ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका जो किराना हिल्स पे जो हिट हुआ था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर हिट हुआ है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। उनका जो टनल्स है, उनके टनल्स के जो दरवाजा हैं वो ऐसा हिट हुआ है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। 2 टनल, मेरे ख्याल से 10 टनल थे, 10 टनल अंदर जाने के लिए, 8 वो ब्लॉक हो गए थे, 2 खुले पड़े थे। वो जो 2 के अंदर जो इनके 3 अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, वॉरहेड, ट्रिगर और आपका डिलीवरी मैकेनिज्म। डिलीवरी पाकिस्तान के पास मैकेनिज्म है, हवाई जहाज है और मिसाइल है। उनका नेवी जो है अभी चाइना का मदद लेके बना रहे हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अभी तक तैयार नहीं है, 2030-35 हो जाएगा तैयार होते होते। तो डिलीवरी जो है किराना हिल से ज्यादा दूर नहीं है। आपका जो एयरफील्ड है इस्लामाबाद के पास, जो एयरफील्ड जिसके ऊपर हिट हुआ था, वो हिट होने के बाद उन्होंने सस्पेक्ट किए थे कि ये जो रेडिएशन वहां से स्टार्ट हो गया, इसलिए बोरन लेके इजिप्ट से एक हवाई जहाज उसी के मैचिंग टाइम के साथ आके यहाँ पे लैंड हुआ था और बोरन का इस्तेमाल हुआ था। संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर हिफाजत के लिए आज अमेरिकन का निगाह है और ये अमेरिका को खुश करके रखना चाह रहे हैं चंद एक चीजों के लिए। एक तो है न्यूक्लियर बॉम्ब की हिफाजत, नंबर 2 हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा दबाव डाले हर चीजों, इकोनॉमी हो गया, मिलिट्री हो गया। इसीलिए तो आपका G404 या 414 के जो एरोस्पेस इंजन है, 2-2.5 साल हो गया अभी एग्रीमेंट, पैसा पूरा पेमेंट हो रखा है, क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास जो रिपर्स हैं MQ-9 पेमेंट हो रखा है, क्यों नहीं आ रहा है आपका? तो ये सारे चीजें जो हैं वो जानबूझ के डिले किया जा रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने चाहते हैं और कर रहे हैं अभी। और पाकिस्तान को इसलिए वो सेंट्रल रोल दे रखे हैं ताकि वो अपना कोई तो चेले चमचा काम करने के लिए होना चाहिए ना। तो वो चेले चमचे काम जो है, जो कार्टून चाइना में घूम रहा है अभी कि मुनीर साहब ट्रंप का बुट पॉलिश कर रहे हैं, शरीफ साहब जो है नोबेल पीस प्राइज वो ट्रे पे लेके आ रहे हैं, यही ड्रामा चलते रहेगा। लेकिन किस हद तक चलेगा मैं कह नहीं सकता हूं। इसका जो भी वो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही विफल होंगे, कोई सफलता हासिल नहीं होना है। ये जो आज के दिन में जो सीज फायर एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये हुआ नहीं है ईरान और यूएसए के बीच में। मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को दिख नहीं लग रहा है कि ये सफलता कोई हासिल होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप एक ड्रामा कर रहे हैं। ये 14 दिन के बाद आइदर ये अटैक एक स्ट्रेटेजिक रिलैप्स होगा, काफी जोर जबरदस्त एक अटैक करने जा रहे हैं, या एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि ऑनरेबल और डिग्निफाइड एग्जिट हो, क्योंकि घर में उनका आग लगी हुई है मकान के ऊपर। उनका आर्टिकल 25 लोग दिखा रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए। उनका रिपब्लिकन्स उनको अपोज कर रहे हैं ये लड़ाई की वजह से। डेमोक्रेट्स को जो 2 अलग अलग कंपोनेंट हो गए थे, डिवीजन हो गया था, वो लड़ाई की वजह से सब एकजुट हो गए हैं। और उनका जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में होने जा रहा है, उसमें इनका जो रेटिंग है आज के दिन में 27% हो गया। अभी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कोई प्रेसिडेंट का रेटिंग इतना नीचे नहीं गया है। डर ये है कि ज्यादा अगर ये खींचेंगे तो हो सकता है कि ये यहीं पे ही इम्पीच हो जाएंगे। तो इसलिए वो जल्दी वापस जाना चाहते हैं मेरे विचार के मुताबिक। और ये भी एक ऑप्शन है कि अगर नहीं मिलता है एग्जिट तो मजबूरन, क्योंकि नेतान्याहू, यूएई, सऊदी अरेबिया और कतार, ये 3-4 देश हैं जो कोलिशन बना के बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यूएसए इसको छोड़ के जाए, वो नहीं चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के साथ। अगर उसको छोड़ के जाएंगे सर, अगर ईरान को आज की डेट में छोड़ दिया गया, इट विल बिकम बिगर थ्रेट. They have seen how strong Iran is. So Saudi is worried now.
इज़राइल इज़ वरिड कि अगर अभी छोड़ दिया तो ये वो ना घायल हूँ, घातक हूँ, चाहे वो स्टेटमेंट में बोल दीजिए या वो घायल शेर बोल दीजिए या ये पीटा हुआ सांप बोल दीजिए, जो आपको टर्म देना है आप दे सकते हैं। बहुत बट बढ़िया चीज इसके बताया बाद मैडम आपने। ईरान विल बिकम मोर डेंजरस फॉर देम टू हैंडल। सो आई डोंट थिंक सो दे आर विथड्रॉइंग। इट्स अ टेम्पररी टाइम बाइंग मैकेनिज्म फ्रॉम सबकी साइड से। ईरान को भी अपने आप को रिकूप करना है। ईरान में भी गंद मची हुई है, डिस्ट्रक्शन इज ऑफ द मैसिव लेवल। लोगों को लगता है कि ईरान बहुत स्ट्रांग है, जीत कर आ रहा है, नहीं। हाँ, दे हैव गिवन अ गुड टफ फाइट, लेट्स गिव देम दैट क्रेडिट। बट अभी तक यूएस ने, मैं ये बोलूंगी, रियल में अपनी बाहें नहीं मरोड़ी हैं ईरान की। दे हैव नॉट गॉन हार्ड, दे हैव बीन ठीक है इधर उधर कर रहे हैं, बट अभी तक वो स्ट्रांगली नहीं उतरे हैं। बिकॉज द डे दे विल कम डाउन, ईरान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उसके पीछे कुछ भी रीजन हो, चाहे उनका पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनके कंट्री में इस्लामिक वर्ल्ड है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, दे आल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट सेक्शंस। इजराइल डेफिनेटली वांट्स इट गॉन, क्योंकि इस बार छूटा ईरान तो पूरे वेस्ट एशिया के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट हो जाएगा सभी के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मे बी अभी टाइम बाय आउट कर रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए, 10 दिन 15 दिन वट एवर। बट आई हैव जस्ट द, मेरी जो सिक्स सेंस कहती है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियो पॉलिटिक्स है, दे विल कम बैक एंड हिट इट व्हेन इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड इट विल बी एग्जैक्ट। लाइक कि पूरा का पूरा आईआरजीसी को खत्म करने के लिए तैयारी होगी उसके बाद गायत्री में। जी आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन आपने जो कहा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट और ग्रो करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।